हेलो। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप सभी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो की तैयारी हमें लगता है कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और अच्छे से नहीं कर रहे होंगे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर बैठ जाइए। घर तो बैठे ही होंगे वैसे भी। और ये जो चांस मिला है, इस चांस को दम जैसे अभी वीडियो हमने डाला है कि उसमें कंपटीशन कितना है, कट ऑफ कितना है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये जो कंपटीशन है और ये जो वैकेंसी है, आपके पूरे गिले शिकवे दूर कर देंगे यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये वैकेंसी फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है। चलिए, आज हम लोग जो मार्क टेस्ट हम आप लोगों को कल प्रोवाइड किए थे उसका सलूशन दे रहे हैं। अभी रीजनिंग का सलूशन आप लोगों ने देखा होगा, अभी वो भी पूरा नहीं है। नेक्स्ट कल हम उसको पूरा डिटेल कर देंगे और उसका जो एक पार्ट और है उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, ऊ और बड़ा ऊ का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ और बड़ा ऊ का ध्वनि उच्चारण क्या है, इसका स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। आप बोल के भी देखेंगे तो ऊ ये बड़ा ऊ क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब इसमें हम लोग क ख ग घ ङ में जैसे स्पर्श व्यंजन होता है 25 होता है स्पर्श व्यंजन। 25 में से प वर्ग जो होता है, प वर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ ही होता है। प फ ब भ म ये होता है ना, तो इसका भी हम लोग उच्चारण स्थान क्या देखते हैं? प ओष्ठ भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधरा का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? यश प्लस धरा, ये आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसको जब जब भी यहाँ पे पॉइंट दिया रहता है डबल बिंदु, इसको हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है महेश्वर। महेश्वर का संधि विच्छेद आपका ये कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी संधि है? ये आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आप जानते हैं कि दो छोटा छोटा मिलके या छोटा बड़ा मिलके आपका बड़ा बन जाता है। जैसे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ये दो होता है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हर्ष स्वर होता है, मतलब छोटा स्वर इसको बोल सकते हैं, 4 होता है। और दीर्घ स्वर की संख्या क्या होती है? 7 होती है। तो जब भी ये संधि बनाया जाता है तो हमेशा दीर्घ संधि के रूप में बनता है, तो उस तरह हम लोग इसको वृद्धि संधि बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ये कवित्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब भी हिंदी का एग्ज़ाम हम लोग देखते हैं तो ये वर्ड ज़रूर पूछता है कि इसमें सही वर्ड बताइए। तो सही ये कवित्री गलत है, कवित्री ये आपका जो वर्ड है ये आपका राइट है। ये होता है कवयित्री, आपका ऐसे लिखा जाता है। तो इसको आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है? तो कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है इसको हमें देखना है। तो यहाँ परिणति दिया है, ये क्या है? शुद्ध वर्ड नहीं है। इसका शुद्ध वर्ड जो होता है वो क्या होता है? ये जो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगी है, छोटी ई की मात्रा लगती है, परिणति। परिणति इसका ऐसे लिखा जाता है, राइट वर्ड। बाकी ये शत्रुघ्न, ये भी आपका क्या है? राइट है। विभीषिका, आमिष, ये तीनों क्या है? राइट है। और ये जो लिखा था यह शुद्ध था, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? परिणति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? तो सभी जातिवाचक संज्ञाएं ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जुलाहा, घोड़ा, मकान, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके टाइप कितने होते हैं? 5 होते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ये इसमें क्या बताया जाता है? इसमें आपका बताया जाता है कि किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी सिटी का नाम हो गया, तो किसी देश का नाम हो गया, इस तरह हम लोग जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा
हो गया, जिसको हम लोग कलेक्टिव रूप में बोलते हैं, इसको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश में इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के रूप में बोलते हैं। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक में जो भी हमारे पास मटेरियल होता है, जैसे कापी के पेन कलम, ये सब क्या होते हैं, हम इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा होता है, जैसे इसमें फीलिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे अमीरी, गरीबी, ममता, कठोरता, तो ये सब जो होते हैं भाववाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है तो इसमें आपका पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का मतलब मेल में, तो ये क्या हो जाएगा, गीत आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी निधि, राशि और विधि ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से आपके एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है वीडियो के एग्जाम में। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने का ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा है। आप लोग जिस भी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत हो यूट्यूब में सर्च कीजिए, आ जाएगा, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयार कीजिए। मेरी तरफ से जितना भी आपको हेल्प देना होगा हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और अच्छे से गाइड भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कारक एवं विभक्तियों के युग्म से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। अब देखिए, ये कारक और विभक्ति ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए कर्ता ने कर्म को, ये क्या होता है, कर्म के साथ क्या लगा रहता है, को लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, से लगा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ आएगा को, आपका राइट आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में, ये सब सही है। ये आपादान जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपादान में अलगाव की स्थिति से जब वहाँ प्रदर्शित की जाती है तो वहाँ पे से का यूज होता है। तो ये काफ़ी आसान है, विभक्ति आप लोग पढ़ लीजिएगा। तुम खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, इसमें इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, तो इसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग आप लोग ये देखे होंगे कि इसमें कुछ होता नहीं है ज़्यादा कुछ, इसमें बस जो यह व यह शब्द आते हैं ये क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या है, अब इसमें क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या हैं, बड़े आपका हो जाएगा क्या, प्रविशेषण हो जाएगा, विशेषण की विशेषता। अब देखिए साहसी क्या है, साहसी आपका हो गया विशेषण, और विशेषण की विशेषता जब कोई बताता है तो उसको प्रविशेषण कहते हैं। क्षत्रिय आपका क्या हो जाएगा, क्षत्रिय आपका हो जाएगा ये नाउन हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे हम लोग देखते हैं। देखिए नाउन की विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे। तो नाउन प्रोनाउन, नाउन का यूज, नाउन आप जानते ही हैं कि नाउन क्या होता है, कि नेमिंग इज कॉल्ड नाउन, जिसका भी नाम है वो क्या है, नाउन है। और नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन को पुनरावृत्ति की रोकने के लिए जो नाउन का रिपीटेशन होता है, संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन शब्द का यूज करते हैं। और नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव विशेषण बोलते हैं। और विशेषण की विशेषता कौन बताता है, प्रविशेषण, एडवर्ब बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है। तो माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जब भी हम कोई कार्य किसी के द्वारा करवाते हैं तो उसमें हम लोग किसी को इनकरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अच्छे से वीडियो की तैयारी कीजिए, तो वीडियो की तैयारी तो आपको करना है ना, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा क्या आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसे ये शब्द होते हैं, प्रेरणार्थक शब्द होते हैं, जब हम किसी के द्वारा किसी को काम को करवाते हैं, खुद ना करके
किसी और के द्वारा हम कोई काम करवाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे जो माँ है अपने बच्चे को क्या कर रही है, नौकरानी द्वारा सुलवा रही है, खुद नहीं सुला रही है, वो नौकरानी को बोल रही है कि आप सुलाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक शब्द हो जाएगा। फिर सुरेश गीत गा रहा है, सुरेश गीत गा रहा है, यह वाक्य किस काल में गा रहा था। तो ये गा रहा था, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूत। ये भूतकाल का है, तो भूतकाल में इंग्लिश में इसको देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की जो भी सेंटेंसेज होती हैं वो क्या होती हैं, कंटिन्यूअस वे में चलती रहती हैं, वो कभी पूर्ण नहीं होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ये क्या है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण है। पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा केवल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण में केवल, बस, काफ़ी ये सब आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, केवल आपका पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तत्सम का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द को एज इट इज हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। और कोई भी शब्द जो संस्कृत भाषा से तो लिया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। आपका तद्भव शब्द आप हो जाता है। तो इसमें बोला क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, आंचल। आपका ये क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। इसका तद्भव शब्द आप देखेंगे तो तद्भव शब्द आपका बनेगा आचर बनेगा, ये आचर हो जाएगा। ये कौन सा शब्द है, तद्भव आपका शब्द है। अब यहाँ पे देखिए, अंगूठी, उपरुक्त और ईख, ये सब क्या है, ये तद्भव शब्द हैं। और इनका यदि आपको तत्सम पूछा जाए तो तत्सम में आप क्या जवाब देंगे, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अंगीठी का आपका क्या होता है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, अग्नि, अग्निष्ठिका, ये आपका होता है अंगीष्ठी क्या होता है। उपरोक्त का होता है उपर्युक्त, ऐसे होता है। ईख का होता है इच्छु होता है आपका, ये हो गया ईख का। तो ये तीनों का तत्सम शब्द ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित तत्सम शब्द युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो ये हो जाएगा गोद। जो गोद और गोद लिखा है ये क्या हो जाएगा, गोद तो आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है आपका होता है क्रोड। क्रोड होता है तत्सम शब्द, बाकी सब आपका राइट है। ये ओखली होता है आपका क्या, ओखली होता है तत्सम। अलूखन होता है, ये आपका तद्भव हो गया। कार्तिक, कार्तिक, खीर, क्षीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा आपका अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द होता है मुहावरा। ये अरबी भाषा में और भी कई चीज़ें यूज किए जाते हैं, जैसे गरीबी हो गया, किस्मत, औरत। औरत का काफ़ी पूछा जाता है कि औरत किस भाषा का शब्द है, तो औरत भी कहाँ से लिया गया है, आपका अरबी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा है। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है, जैसे उपसर्ग का मतलब होता है किसी वाक्य के पहले जुड़ना, और वही प्रत्यय दिया होता है तो प्रत्यय का मतलब किसी वाक्य के बाद में जुड़ना।
तो यहाँ पे आ शब्द बोला गया है, तो आ शब्द किसका हो जाएगा? काफ़ी आसान होता है इसको पहचानना। आ क्या हो जाएगा? आजीवन हो जाएगा। आई बात समझ में? निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय जुड़ा है? एरा प्रत्यय नहीं लगा है। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया है कि 1 नंबर यदि आपका गलत होता है तो उसमें आपको 3 नंबर का नुकसान होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर का नुकसान करना है तो 1 नंबर गलत कीजिएगा। चलिए, तो एरा प्रत्यय नहीं लगा है। तो अभी देखिए 4 बजे से हमारी कोचिंग है, 15 मिनट टाइम है। थोड़ा फास्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं, फिर से हम लोग करेंगे। एरा प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सुनार हो जाएगा। ममेरा चचेरा फुफेरा में क्या है? एरा प्रत्यय है, और सुनार में आपका आर आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गृहस्थ का विशेषण होगा, तो गृहस्थ का विशेषण हो गया गृहस्थ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित विशेष विशेषण शब्द युग में से त्रुटिपूर्ण की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण, विशेष और विशेषण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये उत्कर्ष जो शब्द है आपका क्या है? विशेष है। इसका जो विशेषण होता है उत्कृष्ट होता है। आपका उत्कृष्ट जो होता है ये होता है विशेषण शब्द। बाकी आपका घृणा का घृणित, तालु का तालव्य, गर्भ का गार्विल्य, ये होता है। नीलगाय कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। नीली गाय जिसको हम लोग बोलते हैं, कर्मधारय समास हो जाएगा। सत्सई में कौन सा समास है? सत्सई का मतलब पहले जब किसी शब्द में जब नंबर का यूज होता है तो वो कौन सा होता है? नंबर जब यूज होने लगे तो वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास जो प्रथम पद क्या होता है? नंबर रिलेटेड होता है, तो इसको हम लोग द्विगु समास बोलेंगे। नीचे दी गई, अब देखिए इसको मिलान करना है। यहाँ पे भारतीय गांव के करना होगा, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय गांवों के, अभी भारत ये नहीं होगा, पहले सुधार के लिए अभी भारत सरकार को। हाँ चलिए, मिल गया आपका। देखिए लेकिन आपका र यह 2 बार मिला है, इसको तो काट देंगे। भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि रामू की अपेक्षा और उपेक्षा, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा। देखिए पहले वाले में जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब कि उसको रिजेक्ट करना, और अपेक्षा जब हम लोग यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कंपेयर करना। यहाँ पे 2 लोगों को कंपेयर करके बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा उपेक्षा और अपेक्षा। फिर यहाँ पे क्या किया गया है? विद्यालय में जलपान को उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय में जलपान की उत्तम व्यवस्था है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें त्रुटि पहचानना है कि किस वाक्य में है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन हम लोग करेंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत सुहाना। अब देखिए दृश्य और समय एक साथ नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पे तीनों में देखेंगे तो दृश्य और समय एक साथ ही यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दृश्य का मतलब प्रातःकाल का मतलब ही होता है कि वो समय का बेला होता है, समय का सुबह, मॉर्निंग वॉक जिस समय हम लोग करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पानी न बरसता तो धान सूख जाता। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो इसमें क्या संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मिश्र वाक्य की पहचान करना है, तो मिश्र वाक्य की पहचान ये काफ़ी आसान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए
इसमें निम्नलिखित में से कौन नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नौका का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है? तुंग। तुंग किसका पर्यायवाची होता है? तुंग पर्वत का पर्यायवाची होता है। नौका का पर्यायवाची तरणी, तरी, नाव ये होता है, और तुंग नौका का पर्वत का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण का चयन करना है तो यमुना का अर्कजा, पृथ्वी का निम्नगा। निम्नगा आपका नदी का पर्यायवाची होता है, न कि आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है वो भूमि, धरा, उर्वी, धरती, वसुंधरा बोलते हैं। और नदी का पर्यायवाची सरिता, तटती ये हम लोग बोलते हैं, निम्नगा भी बोलते हैं। वृक्ष का आपका पर्यायवाची होता है विपट। रात्रि का छड़दा है आपका पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है? तो जलज का आपका अर्थ नहीं है, इसको हमें देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नक्षत्र, कमल, मोती और चंद्रमा ये आपका जलज का अर्थ है। बाकी नक्षत्र क्या है? नक्षत्र आपका जलज का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म से त्रुटि का चयन कीजिए। तो विलोम कायर, कायर का क्रूर, आद का अंत, उन्नत का विनित, चिरंतन का नश्वर। कायर विलोम शब्द, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? आपका कायर का होता है निडर होता है, क्रूर तो आपका हो जाएगा निर्दयी टाइप का आदमी हो जाएगा। तो कायर का आपका हो जाएगा निडर आपका विलोम शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है? तो सरल का आपका विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा तक्र, जटिल, कठिन, वक्र ये क्या है? सरल के विलोम शब्द हैं। 36 नंबर, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको हम लोग निर्दय बोलते हैं। और जिसके हृदय में दया नहीं होती है उसको हम लोग निर्दयी बोलते हैं। और जिसको डर नहीं लगता है उसको हम लोग निर्भय बोलते हैं। और जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगा हो निरंकुश हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीने की इच्छा बलवती, इसमें आपका जिजीविषा हो जाता है। इसका एक वर्ड देखेंगे तो विद्यालय, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब क्या है? टेढ़ी खीर का मतलब कठिन कार्य हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। फिर अघोष वर्ण है। सघोष अघोष आप लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। बाकी तीन को हम लोग क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ये क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा। फिर आपका नीचे देखेंगे तो निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नवल, सुंदर, श्याम, शरीर सी, सजल, नीरद सी, कलकांति थी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा। इसमें उपमा की गई है तो ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो इति हो जाता, रति हो जाता है श्रृंगार रूप का अस्थाई भाव। अब आपको बताना है कमेंट में कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। गुनाहों का देवता का इसके कौन है रचयिता? काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी बुक भी है। ये एक नावल है, आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। गुनाहों का देवता, ये गुनाहों का देवता कौन लिखे हैं? धर्मवीर भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ दिया है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो ये किस काल की रचना है? चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के समय में ये लिखी गई थी। चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के ये कवि थे, एक तरह से दरबारी कवि मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल में लिखा गया था। आदिकाल जो प्रारंभिक काल हम लोग पढ़ते हैं हिंदी का। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो अतः शब्द का समानार्थी आपका हो जाएगा एतव आपका हो जाएगा। फिर ऊँट के मुंह में जीरा, काफ़ी ज़्यादा ये आप लोग को याद भी होगा। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन उपदेशक आपका हो जाएगा। यह आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निदेशक चिन्ह क्या होता है? डैश होता है। लघवा आपका कौन बोला जाता है? लघवा जो आपको यहाँ पे पॉइंट के रूप में दर्शाया जाता है। फिर विवरण चिन्ह, इसे करके डैश, ऐसे हम लोग करते हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्नार्थक शब्द का चयन हम लोग करेंगे। पावक, अनल, कृषाणु, अनिल। तो इसमें आपका जो भिन्न है वो कौन सा हो जाएगा? अनिल हो जाएगा। तो अनिल किसका सब पर्यायवाची है? वायु का है। और पावक, अनल, किसान ये किसका है? अग्नि का आपका पर्यायवाची है। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो आप लोग किए होंगे ये 3 क्वेश्चन कि इसमें क्या आंसर होगा। तो इन तीनों का कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में शांत रस का आपको बताना है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। 50 में आप कितना क्वेश्चन करने लायक थे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हम करा देंगे। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। और चैनल को यदि अच्छा लग रहा है चैनल, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत छोटा चैनल है लेकिन आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो जो हम रीजनिंग सॉल्व करवा रहे हैं, हिंदी सॉल्व करवा रहे हैं, वो देखिए, अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए और भी यार दोस्तों को बनाइए। जैसे नान खटाई का प्रचार नहीं करते हैं, अपने भी खाइए, यार दोस्तों को भी खिलाइए। तो इस तरह भी आप लोग इसका प्रचार कीजिए। हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोग हमारे लिए भी थोड़ा सा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।